कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। प्रांस की बात सुनकर पंखुड़ी का दिल धक सा रह गया। प्रांस का जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि प्रांस ने जानबूझकर करवाया था। ये जानकर जैसे किसी ने उसके बदन से उसकी आत्मा निकाल ली हो। वो पहले ही इतना बड़ा झटका लेकर आ रही थी और ऊपर से अब ये सब कुछ पता लगना, जैसे उसके नाजुक से दिमाग पर किसी ने बड़े बड़े पत्थर रख दिए हो। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे और साथ ही उसका सर भी जोरों से दर्द होने लगा था। अब वो जिया का ख्याल तो भूल गई थी, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो प्रांस का प्यार नहीं है, बस उसके लिए कोई चीज़ है जिसे वो हासिल करना चाहता था। वो प्रांस से नाराज होकर घर छोड़कर गई थी, तो प्रांस ने उसे अपने पास लाने के लिए ये सब कुछ किया। वो बस उसे अपने करीब लाना चाहता था। उसे ना सिर्फ अपने सिर में बल्कि अपने दिल में भी दर्द होने लगा था। वो तुरंत वहाँ से पीछे की तरफ हटी और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। जैसे ही उसने रेलिंग पर अपना हाथ रखा, साइड में रखा हुआ वास एक झटके से नीचे की तरफ गिरा और अगले ही पल वो कांच चकनाचूर हो गया। जब प्रांस और सृष्टि दोनों को वो कांच टूटने की आवाज़ सुनाई दी तो दोनों हैरानी से बाहर की तरफ आए। पंखुड़ी को अपने रूम में जाते हुए देख उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। प्रांस तुरंत उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन सृष्टि ने प्रांस का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। प्रांस गुस्से से बोला, हाथ छोड़िए मेरा मॉम। सृष्टि भी गुस्से से बोली, तुम गुस्से में हो प्रांस, प्लीज गुस्से में पंखुड़ी से कुछ मत कहना। वो बहुत ज़्यादा मासूम है, इनोसेंट है। वो कोई जवाब नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त उस पर गुस्सा करोगे। प्रांस चिल्लाते हुए बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस पर गुस्सा करूंगा? वो बीबी है मेरी, उसके और मेरे बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ हम दोनों के बीच रहने दीजिए मॉम। आपको हम दोनों के बीच आने की ज़रूरत नहीं है, और मैं पागल नहीं हूँ जो मैं उस पर गुस्सा करूँगा। मुझे लगता है कि उसने हमारी बातें सुनी है, तो मैं बस उसके पास इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता उसे कोई गलतफहमी हो। हम दोनों के रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल नहीं आ सकती मॉम। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि उसे देख रही थी। वो प्रांस को ऊपर नहीं जाने दे सकती थी क्योंकि प्रांस गुस्से में था। वो बेशक से कह रहा था कि पंखुड़ी को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर पंखुड़ी रोते हुए अपने रूम में गई है तो ज़रूर उसने उन दोनों की बातें सुनी होगी, और पता नहीं अब उसके दिल और दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी जैसे ही रूम में आई, आते ही उसने अपना सूटकेस बाहर निकाला और क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। वो अपने कपड़े निकाल रही थी। उसे अब यहाँ से जाना था, बहुत दूर जाना था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उसे चीट कर रहा है। सब लोग उससे बातें छुपाते हैं, ना सिर्फ प्रांस बल्कि उसे सृष्टि की बातों से भी हर्ट हो रहा था। पंखुड़ी रोते हुए बोली, मुझे नहीं रहना आपके पास, आप झूठे हो। ना आप मुझसे प्यार करते हो और ना ही मुझे अपनी पत्नी मानते हो। मैं तो बस आपके लिए एक चीज़ हूँ ना, इसलिए आप मुझसे झूठ भी बोलते हो। अब तो मुझे लग रहा है कि वो रिया जी भी बिल्कुल सच बोल रही थी। आप उनसे प्यार करते हो, ऐसे गंदे लोगों से प्यार करते हो आप। मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ ना। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ से अपना नाक साफ किया और फिर वापस क्लोजेट से अपने कपड़े निकालने लगी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था और सर दर्द और भी ज़्यादा होने लगा था। आज के दिन की उसने ना जाने कितने ख्वाब देखे थे, कितना कुछ सोच रखा था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी वो कपड़े निकाल ही रही थी कि अचानक से एक फ़ोटो उसके कपड़ों के साथ बाहर निकली और अगले ही पल वो फ़ोटो नीचे ज़मीन पर गिर गई। पंखुड़ी को जब एहसास हुआ कि कुछ नीचे गिरा है तो उसने अपने कपड़ों को छोड़कर नीचे की तरफ देखा। नीचे गिरी हुई फ़ोटो देखकर उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। अभी उसे वो फ़ोटो दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो फ़ोटो उल्टी होकर गिरी थी। उसने उसे उठाया और जैसे ही वो फ़ोटो उसकी आंखों के सामने हुई, उसकी आंखों से आंसू जैसे एकदम से रुक गए। उसका दिल धक सा रह गया। वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि प्रांस की थी, लेकिन उस फोटो में प्रांस के साथ एक लड़की भी थी और वो लड़की कोई और नहीं, शायद जिया ही थी।
तभी रूम का दरवाज़ा खुला और प्रांस अंदर की तरफ आया। प्रांस पंखुड़ी को देखते हुए हैरान हुआ। जिस तरह से उसने बेड पर सूटकेस रखा हुआ था और उसमें अपने कपड़े डाल रही थी, एक पल नहीं लगा प्रांस को ये समझने में कि आखिर पंखुड़ी के दिमाग में चल क्या रहा है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गया और उसकी हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई जब उसने पंखुड़ी के हाथों में पकड़ी हुई वो पिक्चर देखी। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके साथ ये लड़की? ये बोलते हुए उसने एक नज़र प्रांस की तरफ भी देखा। अगर वो फ़ोटो नॉर्मल होती तो शायद पंखुड़ी इस तरह से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन वो फ़ोटो भी नॉर्मल नहीं थी। उसमें एक तरफ प्रांस था और दूसरी तरफ जिया। उन दोनों के हाथ में एक आइसक्रीम कोन था जिसकी एक तरफ प्रांस ने अपने होठ रखे हुए थे और दूसरी तरफ जिया ने अपने। अगर ऐसी कोई फ़ोटो किसी बीबी के सामने आएगी तो उसका दिमाग घूमना तो लाजमी है। वहीं जैसे ही प्रांस ने वो फ़ोटो देखी उसका दिल भी धक सा रह गया। कुछ वक्त पहले उसने वो फ़ोटो अपनी क्लोजेट में रखी थी जब वो स्टडी रूम में था और थोड़ा अजीब फील कर रहा था, तो वो अपने रूम में आया था और उस फ़ोटो को कुछ पल यूं ही देखता रहा। और ये कोई नई बात नहीं थी, वो बहुत बार उस फ़ोटो को देखता था। प्रांस ने तुरंत पंखुड़ी के हाथों से वो फ़ोटो ली और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? पंखुड़ी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो एक बार फिर से बोली, इस फोटो में आपके साथ ये लड़की जिया है ना, जिससे आप प्यार करते हैं? प्रांस को इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल भी करना चाहता था। इसलिए एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम चलो यहाँ से, नीचे शादी हो रही है, हमें शादी में जाना है। पंखुड़ी ने अपना सर नामे हिलाया और बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है, आपसे दूर जाना है। प्रांस ने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए। अगर उसे पंखुड़ी की कोई बात सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी तो यही कि पंखुड़ी बात बात पर उसे मायके जाने की धमकी दे देती थी। पंखुड़ी एक बार फिर से रोते हुए बोली, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप किस किस से प्यार करते हैं। पहले आपने कहा कि आप मुझे प्यार करते हैं, लेकिन रीवा ने कहा कि आप उससे प्यार करते हैं। उसने मुझे वीडियो भी दिखाई, सब कहते हैं कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैंने खुद वीडियो में देखा कि आप उसके साथ क्या कर रहे थे, लेकिन मैंने उस वीडियो पर यकीन नहीं किया क्योंकि मुझे आप पर यकीन था। लेकिन अब ये पिक्चर भी झूठी है। साफ पता चल रहा है कि इसमें जो लड़की है उससे भी आप प्यार करते हैं, इसलिए तो आप मेरे करीब नहीं आते ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोई इंसान इतनी लड़कियों से प्यार कैसे कर सकता है। आप झूठे हैं, बहुत झूठे हैं आप, बहुत बुरे भी हैं आप। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, आप रहिए अपनी जिया के साथ। वैसे भी मैं तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती ना। बेशक से मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे कौन सा आपका प्यार मिलेगा। जैसे ही उसने कहा, एक जोरदार थप्पड़ प्रांस ने उसके गाल पर जड़ दिया। पंखुड़ी का चेहरा एक तरफ हो गया, उसका वो गोरा गाल एकदम से लाल हो गया था। वहीं प्रांस ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। पंखुड़ी अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से प्रांस को देख रही थी। आज तक कभी प्रांस ने उसे खरोच नहीं पहुंचाई थी और आज उसने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वो कुछ पल यूं ही प्रांस को देखती रही। वहीं प्रांस को जब अपनी गलती रियलाइज़ हुई तो उसने तुरंत अपना हाथ पंखुड़ी के चेहरे की तरफ बढ़ाया, लेकिन पंखुड़ी ने अचानक ही उसे जोर से धक्का दिया और रोते हुए बोली, आई हेट यू। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर निकली और अगले ही पल सीढ़ियाँ उतरते हुए सीधा घर से बाहर चली गई। सृष्टि प्रांस और पंखुड़ी को ऐसी हालत में छोड़कर कहीं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रागिनी उसे बुलाने आई थी। शादी के मंडप में ज़रूरत थी उसकी, इसलिए सृष्टि भी फिलहाल बाहर गार्डन एरिया में थी। पंखुड़ी जैसे ही घर से बाहर निकली, रीवा जो पार्किंग एरिया में ही खड़ी थी, वो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे यूं बाहर जाते हुए देख उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अगले ही पल उसने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया। जैसे ही सामने से कॉल रिसीव हुई, वो तुरंत बोली, अभी कुछ वक्त पहले मैंने तुम्हें जिस लड़की की पिक्चर भेजी थी वो अभी अभी राणा मेंशन से बाहर निकली है। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है?
सामने से आवाज़ आई, जी मैडम, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और फिक्र मत कीजिए, आज वो लड़की नहीं बचेगी। उसकी बात सुनकर रीवा तिरछा मुस्कुराई और अगले ही पल उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो जो करना चाहती थी वो कर चुकी थी, अब बस उसे शादी एंजॉय करनी थी, इसलिए वो जल्दी से अंदर मंडप की तरफ आ गई। वहीं प्रांस अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा था। ज्योत्सना पार्किंग एरिया में खड़ी थी। वो कब से पंखुड़ी को ही ढूंढ रही थी क्योंकि सब मंडप में उसे बुला रहे थे। मिसेस ग्रोवर भी कब से पंखुड़ी से मिलना चाहती थी। अभी अभी उसके सामने पंखुड़ी घर से बाहर गई थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू ज्योत्सना ने देखे थे। वो हैरान थी पंखुड़ी को यूं रोते हुए देखकर। वो बाहर की तरफ जाने लगी, तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। उसने पलटकर तुरंत पीछे की तरफ देखा जहां से प्रांस आगे आया और बोला, पंखू, पंखू यहाँ है क्या? ज्योत्सना तुरंत बोली, वो पंखुड़ी दीदी अभी अभी बाहर की तरफ गई है, वो बहुत रो रही थी जीजू। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस तुरंत भागते हुए बाहर की तरफ चला गया। पंखुड़ी का बेहिसाब रोना उसकी आंखों के सामने चल रहा था। जब जब जिया की बात होती थी तो वो बात बीच में ही छोड़कर चला जाता था, लेकिन इस बार उसे पंखुड़ी को सब बताना था कि आखिर उसकी और जिया का रिश्ता क्या है, क्या था उन दोनों के बीच। वो बाहर सड़क पर आया तो देखा सामने की तरफ पंखुड़ी पैदल पैदल चल रही थी। वो बार बार अपना हाथ अपने चेहरे पर ले जा रही थी, मतलब साफ था कि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। प्रांस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पैदल पैदल पंखुड़ी के पीछे जाए या फिर अपनी गाड़ी लेने अंदर की तरफ जाए, क्योंकि पंखुड़ी काफ़ी दूर जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रीवा जो गार्डन एरिया में खड़ी थी, जब उसने प्रांस को पंखुड़ी के पीछे दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा तो वो जल्दी से दरवाजे पर आई। प्रांस वहां से जाने ही वाला था कि रीवा उसे रोकते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर राणा, सब ठीक तो है ना? प्रांस ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी उसकी आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल उसके कानों में पंखुड़ी की कही बात गूंजने लगी। उसने उसे रीवा के बारे में बताया था कि कैसे रीवा उसे प्रांस के साथ रिश्ता होने की बात बोल रही थी और उसके दिल में गलतफहमी डालने की कोशिश कर रही थी। वो तुरंत रीवा की तरफ घुमा। अगले ही पल उसने अपना हाथ रीवा की गर्दन पर रखकर उसे धकेलते हुए पीछे दीवार से लगा दिया। रीवा एकदम शॉक रह गई। प्रांस का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने रीवा की गर्दन को इतना ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था कि उसकी नसें ऊपर तक उभर आई थी। उसका पूरा चेहरा एकदम लाल हो गया था। प्रांस गुस्से से जबड़े कसते हुए बोला, बहुत हुआ तुम्हारा, बहुत खेल खेलने का शौक है ना तुम्हारा, लेकिन आखिरी वार्निंग एक सुन लो मेरी। अगर तुम्हारी वजह से मेरी पंखुड़ी को कुछ भी हुआ ना, कसम से मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। भाड़ में गई रिश्तेदारी, भाड़ में गया सब कुछ, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये बोलकर उसने एक झटके में रीवा को छोड़ा और तुरंत वहां से आगे की तरफ चला गया। जैसे ही उसने रीवा को छोड़ा, रीवा धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें हलक में अटक रही थी। गहरी सांस लेते हुए वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस अब आगे की तरफ आया तो उसकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी। उसे सामने पंखुड़ी नज़र नहीं आ रही थी। वो जल्दी से रोड की तरफ भागा। वो हाईवे था जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत स्पीड से आ जा रही थी। प्रांस का दिल धक धक करने लगा। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी जो रोते हुए सड़क पर चल रही थी, अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। मुझे लगा आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। आप तो किसी और से प्यार करते हैं, तो फिर मुझसे शादी क्या निभाएंगे आप? आपने किसी और के लिए मुझे थप्पड़ मारा। मुझे कितनी जोर से लगा, पर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। आप तो खुश हो रहे होंगे, यही तो चाहते हैं आप कि मैं आपकी लाइफ से चली जाऊं, है ना? ये बोलते हुए वो बेतहासा रो रही थी। वो एक बार फिर से अपने आंसू साफ करते हुए बोली, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ आपकी ज़िंदगी से बहुत बहुत दूर। इस बार मैं ग्रोवर मेंशन भी नहीं जाऊंगी। मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊंगी जहां पर से मैं वापस ही ना आ पाऊँ। आप मुझे अपने पास लाना तो दूर की बात, मुझे एक नज़र देखने के लिए भी तरस जाएंगे। आई हेट यू, क्योंकि आप झूठे हैं, एक नंबर के झूठे। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से उसे पीछे से प्रांस की तेज आवाज़ सुनाई दी, पंखू।
उसने उस आवाज़ को सुनकर पलटकर पीछे की तरफ देखा। इस वक्त वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी, जहाँ पर एक चौराहा बना हुआ था। फ्रांस को अपने सामने देखते हुए उसने एक पल के लिए अपने पलकें झपकाई और अगले ही पल एक तेज रफ्तार गाड़ी उससे टकराते हुए उसे हवा में उड़ा ले गई। फ्रांस, जो पंखुड़ी के रुकने पर थोड़ी राहत महसूस कर रहा था, जैसे ही उसने ये नज़ारा देखा उसका दिल धक सा रह गया। पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई हो, वक्त बिल्कुल थम गया हो। वो गाड़ी जिससे पंखुड़ी टकराई थी बहुत तेज़ी स्पीड में थी। जैसे ही पंखुड़ी की टक्कर उस गाड़ी से हुई, पंखुड़ी सीधे हवा में उछलते हुए सड़क के किनारे पर जाकर धम से गिरी और वो गाड़ी सीधे आगे की तरफ निकल गई। पंखुड़ी का चेहरा सड़क से लगा हुआ था और उसकी आंखें खुली थी, लेकिन खून बह रहा था जो उसकी आंखों पर भी गिर रहा था। अब उसकी आंखें भारी होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। फ्रांस, जिसने पंखुड़ी की टक्कर होते हुए देखा, वो जोरों से चिल्लाया, पंखू! वो अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया। वो एकदम से मूव भी नहीं कर पा रहा था। उसके सामने पंखुड़ी नीचे ज़मीन पर गिरी हुई दर्द से तड़प रही थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसके कानों में कुछ लोगों की आवाज़ें गूंजने लगी। अरे वो देखो, एक्सीडेंट हो गया! अरे कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लगता है वो लड़की मर गई। अरे कोई चलकर तो देखो, शायद जिंदा हो। ये सारी आवाज़ें सुनते हुए जैसे अचानक ही फ्रांस होश में आया और तेजी से पंखुड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और सांसें भारी होने लगी थी। वो जैसे ही पंखुड़ी के करीब आया, वो एक बार फिर से जोर से चिल्लाया, पंखू! उसका चिल्लाना सुनकर पंखुड़ी के आसपास लगी भीड़ एकदम से साइड हट गई। फ्रांस अपने भारी कदमों से उसके बिल्कुल करीब आया। अब उसके सामने पंखुड़ी का खून से सना हुआ चेहरा था, गहरा लाल खून, जिसकी वजह से पूरी जगह भी एकदम लाल हो चुकी थी। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने जिया का चेहरा घूमने लगा। खून से लथपथ जिया जमीन पर गिरी हुई उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। उसका चेहरा दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। अपना खून से सना हुआ हाथ उसने फ्रांस की तरफ बढ़ाया हुआ था। फ्रांस उसके बिल्कुल सामने खड़ा एकदम फ्रेश था। इधर राणा मेंशन में सृष्टि सामने की तरफ देख रही थी, जहां पर दोनों मंडप सजे हुए थे, जिसमें एक में आश्रय और पंक्ति बैठे थे और दूसरे में तनिष्क और परीक्षा। उनकी फेरों की रस्म चल रही थी। उन्हें देखते हुए सृष्टि की नज़रें बेशक से उन पर थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बस पंखुड़ी का चेहरा घूम रहा था। इस वक्त उसे हद से ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं फ्रांस और पंखुड़ी के बीच सब कुछ ठीक हुआ होगा या नहीं। कहीं फ्रांस उस पर गुस्सा ना करे, कहीं पंखुड़ी मासूमियत में कुछ ऐसा ना कह दे जिससे फ्रांस का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाए। वो अपनी जगह पर बैठी बस मन ही मन उन दोनों के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब वो खुद को शांत नहीं कर पाई तो वो अपनी जगह से उठी और वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगी। रागिनी उसे रोकते हुए बोली, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? फेरों की रस्म तो हो गई है, अब बस मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म है, उसके बाद उन्हें आशीर्वाद देना होगा ना? सृष्टि बेचैन होते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। रागिनी प्लीज़ तुम यहाँ पर सब संभाल लेना, मैं पंखुड़ी के पास जा रही हूँ। रागिनी झट से बोली, लेकिन तुमने कहा ना कि पंखुड़ी और फ्रांस दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो तुम वहाँ जाकर क्या करोगी उन दोनों को अकेले में? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि थोड़ा चिल्लाकर बोली, मैंने कहा ना मुझे पंखुड़ी के पास जाना है, तो तुम मुझे बार बार रोक क्यों रही हो? एक बार बोल दिया तो समझ में नहीं आता क्या? उसका ऐसे चिल्लाना सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सृष्टि ने जब सबकी नज़रों को खुद पर महसूस किया तो उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया और फिर वो तुरंत वहाँ से अंदर की तरफ चली गई। वो सीधा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर फ्रांस और पंखुड़ी के रूम में आई। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ झांकने लगी, लेकिन अंदर ना ही उसे फ्रांस नजर आया और ना ही पंखुड़ी। वो कुछ समझती उससे पहले ही ज्योत्सना वहाँ पर आई और बोली, जीजू और पंखुड़ी दीदी यहाँ पर नहीं है आंटी, वो दोनों बाहर हैं। वो दीदी रोते रोते हुए पता नहीं कहाँ चली गई और जीजू उनके पीछे पीछे गए हैं। मुझे दीदी की बहुत टेंशन हो रही है, कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना?
सृष्टि हैरानी से उसकी बात सुन रही थी। जैसे ही उसने सुना कि पंखुड़ी को कुछ हो तो नहीं जाएगा, वो गुस्से से बोली, कुछ कुछ नहीं होगा पंखुड़ी को, खबरदार अगर ऐसा वैसा कुछ कहा तो मेरी पंखुड़ी को कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे अभी भी हद से ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने एक नज़र पीछे की तरफ देखा जहां पंखुड़ी बैक सीट पर लेटी हुई थी और उसके सुर से खून तेजी से बह रहा था। उसकी आंखें बंद थी। प्रांस के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने पंखुड़ी का चेहरा घूम रहा था, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसका वो अपनी आंखों को गोल गोल घुमाना, होठों को अपने दांतों में दबा लेना, नाक सिकोड़ना, मासूमियत से झूठ बोलना और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए और ज़्यादा मासूमियत करना, प्यार से उसके करीब आना और शर्माना, वो सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अचानक उसने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई क्योंकि गाड़ी हॉस्पिटल के सामने पहुंच चुकी थी। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और अगले ही पल उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर पंखुड़ी को अपनी गोद में उठा लिया। वो एम्बुलेंस आने का वेट नहीं कर सकता था। उसने जल्द से जल्द अपनी पंखों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचना था। जैसे ही वो हॉस्पिटल आया वो ज़ोरों से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर। उसका चिल्लाना सुनकर तुरंत डॉक्टर और स्टाफ यहाँ पर इकट्ठे हो गए। पंखुड़ी का वो वाइट गोल्डन लहंगा पूरा लाल हो चुका था और प्रांस की शेरवानी भी पूरी खून से भर चुकी थी। प्रांस ने पंखुड़ी को स्ट्रेचर पर लिटाया। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरी वाइफ को चोट लग गई है, प्लीज़ उसे बचा लीजिए डॉक्टर। डॉक्टर प्रांस को हैरानी से देख रहे थे। वो प्रांस को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो तुरंत बोले, आप प्लीज़ परेशान मत होइए मिस्टर राणा, आपकी वाइफ को कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, हम अभी उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ये बोलते हुए उन्होंने पंखुड़ी की तरफ देखा, लेकिन उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या कहें, क्योंकि पंखुड़ी की हालत देखकर ये कहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि उसे बचाया जा सकता है। उसके सिर पर बहुत गहरी चोट आई थी, खून हद से ज़्यादा बह रहा था। प्रांस गुस्से से बोला, तो फिर अब तक आप यहाँ पर रुके क्यों हैं? जाइए ना, जाकर मेरी वाइफ का इलाज कीजिए। अगर मेरी पंखों को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मेरी हॉस्पिटल को कुछ होना नहीं चाहिए। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी के ऊपर झुका और उसके चेहरे को देखने लगा। पंखुड़ी को देखते हुए उसका दिल खुद भी जैसे धड़कने से इनकार कर रहा था। डॉक्टर जल्दी से बोले, हमें आपकी वाइफ को आईसीयू में लेकर जाना होगा मिस्टर राणा, प्लीज़ आप साइड हटिए। ये बोलकर उन्होंने हल्का सा उसे साइड हटाया तो प्रांस ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। डॉक्टर एक बार फिर से बोले, हमें हमारा काम करने दीजिए मिस्टर राणा, प्लीज़ आपकी वाइफ को बचाना होगा। अगर जरा सी भी देर हुई तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। जैसे ही उन्होंने कहा, प्रांस ने तुरंत उनका गिरेबान पकड़ लिया और जबड़े कसते हुए बोला, अगर मेरी जान को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा इस हॉस्पिटल में, किसी को भी नहीं। समझ में आया तुम्हें? उसकी धमकी से अब डॉक्टर और भी ज़्यादा डर गया। उन्होंने जल्दी से स्टाफ को इशारा किया तो स्टाफ पंखुड़ी को आईसीयू में ले जाने लगा। प्रांस ने एक झटके से डॉक्टर को छोड़ा और तुरंत आईसीयू में पंखुड़ी के पीछे पीछे आया। उसकी नज़रें पंखुड़ी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों से अब तक बेहद आंसू बहे थे, लेकिन अब जैसे आंसुओं ने बहना बंद कर दिया था। वो बस एक टक पंखुड़ी को देखे जा रहा था और डॉक्टर सोच रहे थे कि वो प्रांस को बाहर जाने के लिए कैसे कहें, लेकिन अब वो प्रांस की वजह से अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने साथ साथ ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया था। पंखुड़ी के ट्रीटमेंट में जरा सी भी देरी नहीं की जा सकती थी। वहीं सृष्टि अब अपने फ़ोन से तुरंत प्रांस को कॉल किया, लेकिन प्रांस उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। सृष्टि ने अब पंखुड़ी के फ़ोन पर कॉल किया, लेकिन वो फ़ोन पंखुड़ी के रूम में बेड पर रखा हुआ बजा तो सृष्टि की बेचैनी जैसे और भी ज़्यादा बढ़ गई। तभी प्रलय वहाँ पर आया। सृष्टि को यूं परेशान देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। वो जानता था कि सृष्टि पंखुड़ी की वजह से कुछ ज़्यादा परेशान रहती है। वो उसे शांत करवाने के लिए आया था, लेकिन सृष्टि की आंखों में अब आंसू थे। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ डिस्ट्रॉयर कुछ कीजिए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बस पंखुड़ी के पास जाना है, आप मुझे पंखुड़ी के पास ले चलिए। प्रलय तुरंत बोला, लेकिन अगर वो दोनों कोई स्पेशल मोमेंट
ये बोलते हुए वो चुप हो गया था क्योंकि उनके साथ ही ज्योत्सना खड़ी थी। सृष्टि तुरंत बोली, अगर ऐसा होगा भी तो आई प्रॉमिस मैं बस उन दोनों को देखकर आ जाऊंगी। अगर वो दोनों फार्म हाउस में हैं या कहीं और भी हैं तो प्लीज़ आप पता लगाइए ना डिस्ट्रॉयर। आप तो पता लगवा सकते हैं ना कि वो कहाँ हैं। बस एक बार ये पता लगवा दीजिए कि वो दोनों हैं कहाँ पर। अगर वो दोनों किसी पर्सनल जगह पर हुए तो मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, बस एक बार। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे सिर्फ पंखुड़ी की नहीं बल्कि प्रांस की भी अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। प्रलय ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर तुरंत अपने फ़ोन से कॉल किया। वो प्रांस की लोकेशन पता लगवाने वाला था। सामने वाले ने 5 मिनट का टाइम मांगा तो प्रलय ने ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो ज्योत्सना की तरफ देखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी दी बिल्कुल ठीक होंगी। एक काम करो, तुम बाहर जाओ और जाकर शादी एंजॉय करो। मैं तुम्हारी आंटी को थोड़ी देर में लेकर आता हूँ। ज्योत्सना ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद प्रलय के फ़ोन पर वाइब्रेशन हुई। उसने मैसेज बॉक्स ओपन किया तो उस पर प्रांस की लोकेशन देखकर वो हैरान रह गया। प्रांस की लोकेशन इस वक्त सिटी हॉस्पिटल की थी। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ डिस्ट्रॉयर, आपके पास लोकेशन का मैसेज आया ना? मुझे दिखाइए ना। प्रलय तुरंत अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोला, कुछ खास नहीं है, ये वो मैसेज नहीं है, अभी फ़ोन आएगा। अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि ने एक झटके से उसके हाथों से फ़ोन खींच लिया और जैसे ही उसने हॉस्पिटल की लोकेशन देखी उसकी आंखें बड़ी हो गई और दिल धक सा रह गया। उसके हाथों से प्रलय का फ़ोन नीचे गिरने लगा। प्रलय ने तुरंत अपना फ़ोन संभाला और फिर सृष्टि के कंधे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो तुम? ज़रूरी तो नहीं, अगर वो हॉस्पिटल में है तो कोई ऐसी वैसी बात ही होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो मैरिड कपल है यूनिवर्स, तुम इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकती। ये बोलते हुए उसकी खुद की आवाज़ भारी हो गई थी। वो बेशक से ना जताए लेकिन प्रांस में उसकी जान बसती थी। सृष्टि रोते हुए बोली, मेरे प्रांस और पंखुड़ी को कुछ होगा तो नहीं ना? प्रलय ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर पंखुड़ी के ट्रीटमेंट करने में लगे हुए थे। प्रांस अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। नर्स और डॉक्टर दोनों ने पूरी कोशिश कर ली थी उसके पास आकर उसे बाहर लेकर जाने की। उन्होंने यूं भी बोल दिया था कि उसे फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। जब तक वो सारे डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर देता तब तक पंखुड़ी का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन वो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था और इस वजह से अब डॉक्टर भी कोशिश करना छोड़ चुके थे। वो अब अपना सारा ध्यान बस पंखुड़ी पर लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आश्रय और पंक्ति के साथ साथ तनिष्क और परीक्षा की शादी भी पूरी हो चुकी थी। वो लोग सबके आशीर्वाद ले चुके थे। सबकी नज़रें प्रांस, पंखुड़ी और प्रलय सृष्टि को ढूंढ रही थी। अगर मौका कोई और होता तो वो चारों गायब होते तो शायद ये सब चीज़ें नॉर्मल होती, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बात किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं थी। रीवा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसे उसके आदमी ने कब का बता दिया था कि पंखुड़ी इस दुनिया से गई। जिस तरह से वो टक्कर हुई थी उसके बचने के कोई चांसेस नहीं बनते और इस बात से रीवा हद से ज़्यादा खुश थी। वो आगे की तरफ आई और बोली, आई थिंक हमें बाकी की रस्में कर लेनी चाहिए। आंटी, अंकल, मिस्टर प्रांस और उनकी वाइफ में भी किसी चीज़ में बिजी होंगे, लेकिन ये शादी है और शादी में हर एक चीज़ मुहूर्त के हिसाब से ही होती है। हम परीक्षा को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, प्लीज़ हमें इजाज़त दीजिए। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखने लगी। बात तो उसकी भी ठीक थी, शादी थी और शादी में हर एक चीज़ मुहूर्त के हिसाब से ही होती थी। तो अब सब ने परीक्षा की विदाई और पंक्ति के गृह प्रवेश की तैयारी करनी शुरू कर दी। रागिनी बार बार सृष्टि को फ़ोन कर रही थी लेकिन अब सृष्टि का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वो लोग पहले खुद हॉस्पिटल जाना चाहते थे और उसके बाद ही किसी से बात करना चाहते थे। वो बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। वहीं पंखुड़ी की मॉम भी बार बार पंखुड़ी को कॉल कर रही थी लेकिन इसका कॉल नहीं लग रहा था। इसलिए अब उन्होंने भी सोच लिया था कि पंक्ति के गृह प्रवेश के बाद वो भी वहाँ से चली जाएंगी। अगर पंखुड़ी अकेली वहाँ से मिसिंग होती तो प्रॉब्लम की बात थी, लेकिन उसके साथ प्रलय, सृष्टि और प्रांस भी वहाँ मौजूद नहीं थे तो उन्हें थोड़ी सी राहत थी ये सोचकर कि वो तीनों उसके साथ ही होंगे।
कुछ ही देर में परीक्षा की विदाई कर दी गई। अपने मॉम डैड को मिस करते हुए उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि जल्दी ही वो उनसे मिलेगी। तनिष्क ने उसे संभाल लिया था। वहीं उनके जाने के बाद अब पंक्ति के गृह प्रवेश की रस्म होने वाली थी, लेकिन जैसे ही जिंदल फैमिली और बाकी सब मेहमान वहां से गए, आश्रय ने अपने गले में पहनी हुई वरमाला निकाल कर नीचे जमीन पर फेंकी और बोला, मेरा इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉम ने मुझे ये शादी करने के लिए कहा था, मैंने ये शादी कर ली, पर अब इससे ज़्यादा मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना किया जाए। ये बोलकर वो उस वरमाला पर पैर रखते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। सब लोग बस आश्रय को जाते देखते रह गए। पंक्ति का दिल धक सा रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं नताशा तुरंत उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन तनुज ने उसे रोक दिया था, क्योंकि फिलहाल अगर आश्रय को कोई मना सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ सृष्टि थी, और जब सृष्टि ही वहाँ पर नहीं थी तो कोई और क्या ही कर सकता था। रागिनी पंक्ति के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई और बोली, सृष्टि और पंखुड़ी दोनों को ही शादी का बहुत चाव था, लेकिन अभी फिलहाल वो दोनों ही यहाँ नहीं है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। लेकिन तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, ज़रूर होगा, बेशक से आश्रय साथ नहीं, लेकिन हम सब तो हैं ना। ये बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर सब पंक्ति को लेकर अंदर की तरफ आ गए। उसकी आरती उतारी गई थी और उसके पैरों से चावलों से भरा हुआ कलश भी आगे की तरफ गिराया गया था। सबके चेहरे पर हल्की मायूसी साफ झलक रही थी, शायद सबको पंखुड़ी की कमी महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर पंखुड़ी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ही पंखुड़ी की हार्ट बीट ड्रॉप होने लगी। डॉक्टर अभी अभी उसकी सर्जरी करके हटे थे। प्रांस वहीं सामने खड़ा था, उसकी नज़रें अभी भी पंखुड़ी के चेहरे पर टिकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसके कानों में पंखुड़ी की हार्ट बीट ड्रॉप होने की आवाज़ सुनाई दी, एक पल के लिए उसकी नज़रें पंखुड़ी के चेहरे से हटी और सामने मॉनिटर पर गई। वहाँ पर पंखुड़ी की हार्ट बीट ड्रॉप होते हुए देख जैसे उसकी खुद की हार्ट बीट रुकने लगी। वो तुरंत पंखुड़ी के बिल्कुल करीब आ गया और अगले ही पल उसने पंखुड़ी का हाथ कसकर थाम लिया। पंखुड़ी की जो हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। डॉक्टर भी हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। वो प्रांस की तरफ देखते हुए बोले, हमने सर्जरी तो कर दी है मिस्टर राणा, लेकिन अभी इन्हें होश आने में काफ़ी वक्त लगेगा। हो सकता है 4-5 घंटे में भी होश आ जाए और हो सकता है 24 घंटे भी लग जाए, लेकिन अगर 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है तो प्रॉब्लम हो सकती है मिस्टर राणा। प्रांस ने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया, वो बस यूं ही पंखुड़ी की तरफ देखता हुआ खड़ा रहा। उन्हें हॉस्पिटल में आए तकरीबन 4 घंटे हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ प्रलय और सृष्टि भी तेज कदमों से हॉस्पिटल के अंदर आए। सृष्टि का दिल इस वक्त जोर से धक धक कर रहा था। वो बस यही दुआ कर रही थी कि प्रांस और पंखुड़ी दोनों ठीक हों। प्रलय ने आते ही रिसेप्शन पर प्रांस और पंखुड़ी के बारे में पूछा तो रिसेप्शन ने अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया। अभी तक प्रांस ने कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की थी, लेकिन डॉक्टर उसे जानते थे, इसलिए उन्होंने बिना फॉर्मेलिटी के ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। पर प्रांस का नाम वहाँ पर रिकॉर्ड्स में रखा गया था। प्रांस का नाम सुनते ही रिसेप्शन ने अब अपने रिकॉर्ड्स में चेक करके सब कुछ बता दिया तो वहीं खड़ी सृष्टि का दिल धक सा रह गया। पंखुड़ी आईसीयू में है और उसकी सर्जरी हो रही है, ये जानकर वो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन प्रलय ने तुरंत उसे संभाल लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, संभालो खुद को यूनिवर्स। सृष्टि ने नज़रें उठाकर प्रलय की तरफ देखा और बोली, मेरी पंखुड़ी। प्रलय तुरंत बोला, कुछ नहीं होगा पंखुड़ी को, तुम फिक्र मत करो, हमें प्रांस के पास जाना होगा, उसे संभालना होगा। अगर तुम्हारा ये हाल है तो सोचो इस वक्त उसका क्या हाल हो रहा होगा। तुम तो मेरी यूनिवर्स हो ना, बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत कुछ देखा है हमने लाइफ में, तो तुम ऐसे कैसे कमज़ोर पड़ सकती हो। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि को सिर्फ रोना आ रहा था। वो स्ट्रांग थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर सके। प्रलय उसके साथ आगे की तरफ आया जहाँ पर आईसीयू थी। डॉक्टर अपने स्टाफ के साथ आईसीयू से निकलकर अपने केबिन की तरफ जा ही रहे थे कि प्रलय को देखकर उनके भी कदम रुक गए। प्रलय उनके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, प्रांस और उसकी वाइफ पंखुड़ी। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर प्रांस राणा की वाइफ की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है मिस्टर प्रलय राणा,
उनका मेजर एक्सीडेंट हुआ है, सर पर बहुत गहरी चोट है और ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। हमने सर्जरी तो कर दी है लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे आने वाले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। प्रलय डॉक्टर की बातें सुन रहा था लेकिन सृष्टि दरवाजे पर खड़ी अंदर की तरफ देख रही थी जहां पर पंखुड़ी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके आसपास बेहिसाब मशीन थी और उसका हाथ पकड़कर प्रांश उसके साथ खड़ा था। पंखुड़ी को देखते हुए सृष्टि की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे लेकिन अचानक ही वो मुस्कुराई क्योंकि उसकी आंखों के सामने पंखुड़ी का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसका वो कल हल्दी पर डांस करना, खिलखिलाकर हंसना, मासूमियत से अपनी बातें कहना, वो सब कुछ जैसे सृष्टि के सामने लाइव चल रहा था। प्रलय डॉक्टर के जाने के बाद सृष्टि के पीछे आकर खड़ा हुआ। उसने सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, डोंट वरी, पंखुड़ी को जल्द ही होश आ जाएगा। सृष्टि तुरंत पलटकर उसके सीने से लग गई और बोली, मुश्किल से तो मेरे प्रांश ने वापस जीना सीखा था डिस्ट्रॉयर, तो क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? उसकी हालत देखिए क्या हो गई है। अभी कुछ वक्त पहले तक हमारे घर में बेहिसाब खुशियाँ थी, सब कुछ अच्छा था। ये अचानक से हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई? प्रलय को समझ नहीं आ रहा था कि वो सृष्टि को कैसे संभाले। सृष्टि का ये हाल था तो प्रांश की हालत क्या होगी? अंदर से वो कितना टूट रहा होगा। वो बेशक से पंखुड़ी के साथ खड़ा था लेकिन उसकी हालत देखकर पता चल रहा था कि बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाल रखा है, लेकिन जब वो टूटेगा तो पूरा चकनाचूर हो जाएगा। आज से 5 साल पहले जो हादसा प्रांश के साथ हुआ था उससे उभरने में प्रांश को 5 साल लग गए। ये भी पंखुड़ी के आने के बाद प्रांश थोड़ा नॉर्मल होने लगा था और अब अगर पंखुड़ी को कुछ हो गया तो प्रांश को वापस संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। प्रलय ने सृष्टि को वहीं साइड में लगी हुई चेयर पर बिठाया और फिर खुद बाहर आकर राणा मेंशन में तनुज को कॉल किया क्योंकि सबको इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी था। वहीं राणा मेंशन में तकरीबन 9 बज चुके थे। आश्रय, जिसने गृह प्रवेश की रस्म भी नहीं की, वो पंक्ति के साथ और कोई रस्म क्या ही करेगा। ये सोचकर किसी ने भी शादी के बाद वाली रस्मों की बात नहीं की। सब लोग वैसे भी प्रलय, सृष्टि और प्रांश पंखुड़ी के लिए परेशान थे। इस वक्त आश्रय और पंक्ति को छोड़कर सब लोग हाल में मौजूद थे। तभी तनुज के फ़ोन पर प्रलय का कॉल आया। तनुज सबकी तरफ देखते हुए बोला, प्रलय, प्रलय का कॉल। ये बोलते हुए उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से जो प्रलय ने कहा उसे सुनकर उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे और जानना चाहते थे कि आखिर बात क्या है। तनुज ने जैसे ही प्रलय से बात करने के बाद फ़ोन नीचे किया, आश्रय जो सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे देख रहा था वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ? डैड का कॉल था ना? क्या कहा डैड ने? नताशा भी झट से तनुज के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आप चुप क्यों हैं तनुज? जल्दी से बताइए ना, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? भाई हॉस्पिटल में क्यों हैं? तनुज धीमे से बोला, पंखुड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी सर्जरी हुई है और अभी तक उसे होश नहीं आया है। उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। तनुज की बात सुनकर सबका दिल धक सा रह गया। आश्रय तुरंत बोला, मुझे भाई के पास जाना होगा। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगा, नताशा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोली, तुम कहीं नहीं जा सकते आश्रय। वहाँ पर हॉस्पिटल में भाई और भाभी हैं, मैं और तनुज भी हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। पंक्ति अपने रूम में अकेली है, तुम उसके पास जाओ। आज का पार्ट आप सभी लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पसंद आया होगा, मुझे भी पसंद नहीं आया, लेकिन कहानी हो या हमारी असल ज़िंदगी, दुख सुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और खुशियाँ और गम हमारी इसी ज़िंदगी से जुड़ी होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस बात को समझते हुए कहानी को एंजॉय करेंगे और कल का पार्ट देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।